नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर आयाम दे रहे होंगे, राइट। एक ऐसा सेगमेंट जो कहीं ना कहीं यूपीएससी की अंतिम चरण में या स्टेट पीएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, उसके अंतिम चरण में अगर आपके पास नहीं है, तो उस नॉलेज जो आपने गेन की है, जो आपने स्मार्ट वर्क किया, उसको कोई रोल नहीं रहेगा। आप जो व्यक्ति सफल हो चुके हैं, या मैं ये कहूँगा जो एजुकेटर भी हैं, जो यहाँ पे टीचर्स वगैरह हैं यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया, जो भी जिस तरीके से रोल अदा करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ऑन टाइम अगर पेपर दे दिया जाए, तो उसके कई सारे पेपर स्ट्रक्चर निकल के आते हैं कि वो लगभग अगर 100 क्वेश्चन है यूपीएससी में, तो वहाँ 30-40 क्वेश्चन से ऊपर सही कर ही नहीं सकते एक टाइमिंग में। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से अगर हमको पता है, तो हम अपना जो लेवल है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है, उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे उसको बोलते हैं, एलिमिनेट करना। देखिएगा, बिना एलिमिनेट करके ये मान के चलें कि प्रीलिम्स निकालना, क्वालिफाई करना बड़ा असंभव सा है। मेंस में कुछ नहीं करना है, प्रश्न आपके सामने है, उसके पैरामीटर्स हैं, चर्चा करें, विवेचना करें, जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। लेकिन प्रीलिम्स एक ऐसा कहीं ना कहीं डर का विषय बना हुआ है, हम कितना ही गेन कर लें इकट्ठा, लेकिन अगर इस टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप ये मान के चले कि 40-45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बाकी पे अगर कोई स्टूडेंट या कोई टीचर ये बोले कि एग्जाम हॉल में हम जाके बैठेंगे और हम 60 के 60 क्वेश्चन सही करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे, तो यानी ये स्वाभाविक सी बात क्या है, थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगी। तो इस टेक्निक के बारे में जानेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं, इस टेक्निक का प्रयोग करके हम कैसे अपने जो अभी समय डाउट निकल के आ रहा है या अपने नंबर कम आ रहे हैं, उनको कैसे गेन कर सकते हैं, राइट। तो आइएगा चर्चा करते हैं इस टेक्निक के बारे में, जिसे मैं कह सकता हूं यहाँ पे 3210। अब देखिएगा, ये 3210 है क्या, इसके बारे में बड़े आराम समझने का प्रयास करें, और मस्ती समझने के बाद मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा। देखिए कैसे इनका यूज करते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको, राइट। जैसे 3210, ये एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है इसके बारे में, सपोज कर लीजिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी, राइट। अब तुम्हें कंफर्म ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितने 3 ऑप्शन जो रॉन्ग है, जो बचेगा वो राइट बन जाएगा। इसका मतलब है कि पहले आपको एलिमिनेट करना है। पहले स्ट्रक्चर में आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कम से कम 3-4 बार में आपको पेपर देना होता है। तो पहले स्ट्रक्चर में उन प्रश्नों को टच करिएगा जहां आपको कंफर्मेशन है कि 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ वो आप सही कर सकते हैं। उसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही जब आपके पास यहां निकल के दो का मतलब ये रहा कि आपके सामने ए बी सी और डी 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 यहां रॉन्ग हो गए, तो यहां 50-50% गेम खेलना है। तीसरा पॉइंट में निकल के आता है कि यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और यहाँ कंफर्मेशन है कि आपके पास जो है, आपने ये सोचा कि एक ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन अब यहाँ पे तीनों में से क्या लगाया जाए। और लास्ट पॉइंट बनता है कि ऐसे भी प्रश्न टच करें ना करें जहां पे आपको ए बी सी डी में से कोई सा भी नहीं पता है। सोचिएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे तय करना है, ये भी एक टेक्निक है। लास्ट मोमेंट पे इस टेक्निक का प्रयोग नहीं करोगे तो आप ये मान के चलें प्रीलिम्स क्वालिफाई होना असंभव हो जाएगा। जो क्वालिफाई किए हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनका फीडबैक देखेंगे, तो ये जरूर बताते हैं कि लास्ट मोमेंट पे रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना ही पड़ेगा। गेम है जिंदगी भी और यूपीएससी भी, राइट। आइए चलते करते हैं कि पहले हमें क्या करना है। पहले स्टेप पे आपको कम से कम उन राउंडों को क्वेश्चनों करना है जो कंफर्मेशन है कि यहाँ पे 100% श्योर है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और आप 3 कंफर्म कह सकते हैं रॉन्ग है ये, तो एक सही होगा। 100% यहां जाएंगे पहले स्टेप पे आप। ये 1 राउंड जब तुम पूरा कर लोगे तो यहां पे कितने क्वेश्चन सही होंगे इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। सेकंड राउंड पे तुम जाओगे, जहां पे सेकंड राउंड पे जाओगे लिमिट करने के लिए, जहां पर 50% क्वेश्चन क्या होंगे, श्योर क्वेश्चन जो होंगे सही होंगे। यानी आप कह सकते हैं ए बी सी और डी 2 रॉन्ग है, अब इन्हों पर रिस्क लेना है, इसको सेकंड राउंड पे कहते हैं। थर्ड राउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां ए बी सी डी 3 आपको एक कंफर्म पता है रॉन्ग है, लेकिन 3 में से यहां चेक करना है कि कौन सा यहां पे, अब इन्हों में एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 4, जो आपको पता भी नहीं है कि ए बी सी में से कौन सा रॉन्ग नहीं है, यानी 0% जिसे मैं कह सकता हूं। यहाँ पे इनमें भी तुमको ध्यान रखना, टिक करना है। तो ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसा नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो कई प्रकार का होता है। प्रश्न जो है फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, राइट। प्रश्न जो है कंसेप्ट बेस्ड भी होता है। प्रश्न जो है यहां से एप्लीकेशन या अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है। प्रश्न जो है अजम्पशन बेस भी होता है, या अदर जो भी होते हैं। इन प्रश्नों के ढांचे जो हैं 4-5 पॉइंट में हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक थीम क्या है, कभी कभी यहां पे प्रश्न ए बी सी ऑप्शन दे देगा, कभी यहां से पहला सही है दूसरा सही है ये दे देगा, कभी यहां पे मैचिंग वाले क्वेश्चन दे देगा, मैचिंग करने वाले। तो इन सारों में हमें एलिमिनेट करना है। कैसे करना है मैं प्रश्न आपको बताता हूं, लेकिन
तुम्हें कम से कम ये मान के चलें कि 10 से 15 टेस्ट लगा लेना चाहिए, जिससे कि आप इस टेक्निक का विकास भी कर पाएं। विकास करने का मतलब है कि आप जब भी कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, अपने नॉलेज के बिहाफ से प्रश्न को यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि इन प्रश्नों का प्रयोग करने के बाद हमें बेनिफिट क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं, अगर यूपीएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में ये मान के चलें कि आपको 120 प्लस क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि आप यहाँ पे, सॉरी 120 बोल रहा हूँ, 120 नंबर से अधिक आने ही पड़ेंगे, इतना वेटेज करना ही पड़ेगा, नहीं 60 क्वेश्चन से ऊपर करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि यहाँ 95 100 के अराउंड मेरिट जाती है तो हम 50 क्वेश्चन सही करके आ जाए, हो सकता है, तो सोचो ऐसा, तो आपको लगभग 80 क्वेश्चन के अराउंड जाना ही पड़ेगा। अब 80 क्वेश्चन के अराउंड का मतलब है कि अगर मान लो 60 भी सही हुए और 20 गलत भी हो गए तब भी घूम के 50 सही हो जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि लास्ट जो मेरिट देखेंगे 87 85 के अराउंड जो गई है, आप ऊपर बैठे रहेंगे, पास हो जाएंगे। इसीलिए आइए उपयोग करते हैं, अगर आपने पहली टेक्निक का पहले राउंड का प्रयोग किया तो इस राउंड के प्रयोग करने में मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन से आपने यहां पे 35 क्वेश्चन पहले राउंड में टिक करें, राइट। और पहले राउंड में टिक करने का मतलब है कि आप श्योर थे कि क्वेश्चन सही था, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो यहां पे आपके 32 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ऐसा करने से नंबर कितने आए आपके? 62 नंबर आ गए, देखो पहली टेक्निक से। दूसरा पॉइंट, अगर आपने 50-50 पे रिस्क लिया तो 50-50 रिस्क लेने का मतलब है कि आपके साथ दो ही ऑप्शन है, ए अभी ऐसे करके जो भी ऑप्शन निकल के आएगा। तो यहां अगर आपने 35 क्वेश्चन यहां टच करे और इसमें से 25 सही निकल गए, नॉर्मली बात समझो कि 35 में से 25 सही निकल गए और यहां पे 10 रॉन्ग निकल गए, तो नंबर कितने आ रहे हैं? 43.4 आ रहे हैं। अब देखो बड़ा मजा आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपने तीसरे राउंड में जाते हैं, यहां पे आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन यहां पे गलत समझा था आपने, तो यहां 20 क्वेश्चन आपने क्या किए? टिक किए हैं। और 20 क्वेश्चन करने के बाद यहां पे अगर जाएंगे 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए और 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए। ऐसा करने से नंबर कितने आ रहे हैं? देखो 13.34। यानी आपने जब यहां पे थर्ड राउंड में भी 20 क्वेश्चनों पर रिस्क लिया तब भी आपके 10 नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, देखिएगा। अब उसके बाद जब फोर्थ राउंड पे जाएंगे 25% का मतलब ये रहा कि अब आपको पता ही नहीं है कि कोई सा ऑप्शन सही गलत है, लेकिन फिर भी आपने 10 प्रश्नों पे रिस्क लिया जाता है और वहां पर 3 प्रश्न सही हो गए। 10 में 3 तो सही हो जाएंगे भाई, अगर नसीब ही बिल्कुल खराब है आपका तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 10 में से 3 तो सही हो नहीं है यार, तुक्का भी मारोगे तो यार। अब 10 में से अगर 3 सही हो गए, 7 गलत हो गए, तो आप कह सकते हैं कि 1.34, यानी तुक्का मारने पे भी यहां पे 1.34 नंबर मिल रहा है, जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 3 सही हैं और यहां पे 7 गलत है, उसके बाद भी 1.4 नंबर मिल रहा है। अगर हम इसको इवैल्यूएट करें तो देखो यूपीएससी के 100 क्वेश्चन हो गए और आपने कितने करेक्ट निकले? 70 क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहां पे गलत कितने हुए? 30, तो नंबर कितना आ रहा है? 120 नंबर देखो आ रहा है। इससे क्या चल रहा है पता? आपको मेरिट कहां जाएगी? 90 नंबर पर, 95 पर, 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। अब उसके बाद 120। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 100 टच कर रहे हो, सपोज दैट यहाँ पे 50% का मतलब है कि आपने 35 क्वेश्चन टच किए हैं, तो यहाँ 25 कर लो, यहाँ पे 20 किए हैं, यहाँ 15 कर लो, यहाँ पे 10 किए, यहाँ पे 5 कर लो। ऐसा करने से आपको 80 क्वेश्चन तक भाई टिक करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई महारथी, ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई एस्पिरेंट पैदा नहीं हुआ इस संसार में या इंडिया में जो ये कह सके कि यूपीएससी के हॉल में जाऊंगा और 60 की 60 कैसे करके आ जाऊंगा। तो सबसे बड़ा झूठ और पाखंडी वही व्यक्ति है, देखिएगा। इसलिए बिल्कुल बिलीव ना करके आपको 80 क्वेश्चन तो टच करने ही पड़ेंगे, लेकिन कैसे करने पड़ेंगे अब यहां पे इलिमिनेट कैसे करेंगे इसके बारे में आपके डिस्कशन में करूंगा, बड़ा मजा आ जाऊंगा। दूसरी पॉइंट की हम लोग बात करें, देखिएगा यहां 4-5 प्रकार के व्यक्ति होंगे। उसमें अगर हम देखा जाए तो यहां पे थोड़ी सी कहानी को समझने का हम प्रयास कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से होंगे। देखो पहले प्रकार के व्यक्ति वो होंगे जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिनके 120 नंबर आ रहे होंगे, यानी इसका मतलब उन लोगों के पास नॉलेज भी है, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी है टिक करने की, इनके लिए कोई इशू नहीं है टेक्निक के प्रयोग करने का, नॉलेज का भी। एक विद्यार्थी वो होंगे जिनके नंबर 80 से 100 के बीच में आ रहे होंगे। अब जिनके 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप ये सोचिएगा उनके पास नॉलेज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निक की कमी है। जो प्रश्न आने के बाद भी गलत हो जाते हैं छोटी मोटी गलतियों से, इसका मतलब वो अगर टेक्निक का प्रयोग कर लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? गेन बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो इनके लिए बहुत जरूरी है टेक्निक को सीखें। उसके बाद जो विद्यार्थी यहाँ मार्क्स जो है यहाँ पर 50 से 70 के बीच में ला रहे हैं, इनके पास दोनों ही चीजों की अभाव है। इनके पास नॉलेज भी कम है, इनके पास टेक्निक भी नहीं है। अब उनके पास नॉलेज पे भी काम करना है और टेक्निक पे भी काम करना है, जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जिनके 0 से 5 यानी जिनके 40 नंबर के आसपास आ रहे हैं, उनके पास तो भैया नॉलेज है ही नहीं और टेक्निक तो है ही नहीं।
तो अगर आप देखो कि तुम ए कैटेगरी में आते हो, बी कैटेगरी में आते हो, सी कैटेगरी में आते हो, डी कैटेगरी में, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर यहां आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपको टेक्निक सीखनी है, कर जाओगे गेन। जो व्यक्ति यहां आ रहा है वो थोड़ी मेहनत करेगा, कर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है वो थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में कि मुझे इस साल देना है, अगले साल देना है। अब एक महीने में ना तो टेक्निक सीख सकते हो और ना ही तुम नॉलेज को गेन कर सकते हो। क्लियर? 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो इसको देखने का भी प्रयास करें। आइएगा हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न को कैसे टैकल करना चाहिए। आपको मजा आ जाएगा। मजा नहीं आए तो आप ये कह देना कि भैया थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर यहां पे लेते हैं जो, और सारे क्वेश्चन मैं अपने घर से एक भी क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन यूपीएससी की धर्मशाला से निकले हुए हैं और मैं बताऊंगा कि इन प्रश्नों में टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग करना। देखो मजा आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, in the context of India, which of the following principles are implied the institutionally in the parliamentary government? जो संसदीय सरकार होती है, संस्थागत रूप में क्या क्या निहित होता है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछ रहा विच आर द करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब देखो समझो बड़े प्यार से। हमको पता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, हमें जानकारी भी नहीं है, चलेगा। संसद में विश्वास होने तक मंत्री अपने पद पर रहता है, संशय में इसका भी नहीं पता है। लेकिन आगे लिखा है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है राज्य का प्रमुख होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, अगर ये भी तुमको नहीं पता तो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो ही नहीं, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जो हेड होता है 2 होता है, एक हेड होता है स्टेट का और एक हेड होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब सरकार का हेड और एक होता है स्टेट मतलब राज्य का, यानी राष्ट्र का हेड। राष्ट्र का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? पीएम होता है। अब ये कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल है इसका प्रमुख जो है राज्य का प्रमुख होता है। भैया समझो, लॉजिकल बात समझने का प्रयास करें। भाई देखो, जो मंत्रिमंडल सरकार बनाती है और सरकार का प्रमुख कौन होगा? बोलेंगे पीएम। अब वो राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो यानी ये ऑप्शन क्या रोंग है? अब देखो, अगर पता है आपको, अगर ये रोंग है तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आप ये बताओ, अगर 3 रोंग है तो 3 कहां कहां पर है? बोलेंगे सर यहां काट देंगे, यहां काट देंगे, यहां काट देंगे। आंसर क्या हो रहा है? 1 इज राइट। अरे क्या बात! थोड़ा सा ज्ञान आपको क्या करना है, इसमें इंप्लीमेंट करना। अगर इतना भी नहीं पता है तो यूपीएससी आपसे बहुत दूर है, अभी लवासना बहुत दूर है आपकी, आपको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। लेकिन ऐसे ही टेक्निक को करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। आइएगा और प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्न, सारे कम से कम हर एग्जाम में ये मान के चले, यूपीएससी में से 100 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे एलिमिनेट से कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा दूंगा। हर किसी ईयर के जो ईयर का आप चाहोगे उस ईयर के मैं क्वेश्चन ला के भी आपको दिखा दूंगा कि लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे कर सकता हूं मैं। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेटेस्ट वाले आए हुए हैं, मजा यहां से आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं और भी लेते हैं मजा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, अब देखो भारत के किसके बारे में बोल रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। आपके सामने यहां 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है विच इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत मजा आ जाएगा। क्या लिखा है देखिएगा, यहां पे लिखा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद उसके पास उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की आवश्यकता योग्यता होती है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट, वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए। देखिए छोटी सी बात सोचो, जब महान्यायवादी है और मेंबर में कुछ तो अंतर आएगा, यानी मेंबर चुना जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, सदस्य किया जाएगा। लेकिन जो महान्यायवादी है एक पद का नाम है जिसको हम लोग आर्टिकल 76 तहत रखते हैं। तो यह संसद सदस्य होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इसके लिए तो उच्चतम न्यायालय की योग्यता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या बन रहा है? इसके लिए छोटा सा माइनर क्वेश्चन है कि ये रोंग बन रहा है। अब आप देखिएगा, बड़ा मजा आ रहा है। ये अगर रोंग है तो सोचिए तीसरा ऑप्शन तो रोंग हो ही जाएगा। अब तुम देखो कि आपसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया। तीसरा यहां भी है, यहां भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है? इज राइट आंसर। अरे क्या बात सर, यही तो बोलते हैं एलिमिनेट भाई। मतलब अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया, उससे ध्यान रखना सारे आंसर निकलते हुए चले जाएंगे और बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ये रहा, जब आपके सामने 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाएं तो कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट 10 ईयर के पेपर जरूर कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें टेक्निक का भी, टेस्ट का भी एक दायरा चल जाए पता कि एग्जामिनर के दिमाग की जो समझ है, फिलॉसफी है, वो प्रश्न कैसे लेके आता है। राइट, आइए और क्वेश्चन करते हैं। बहुत मजा यहां से आ जाएगा और ये इंटरेस्ट भी आ जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या थे, 1 2 3 में आ रहे थे। अब इन लोगों ने क्या दिया, एबीसी में मैंने कन्वर्ट करके देखा, क्योंकि हर तरफ एलिमिनेट करना। कभी तुम सोचो कि एलिमिनेट उन्हीं में लगा सकते हैं, यहां भी लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, बस दिमाग लगाना। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है तो एग्जाम कैसे दे पाओगे। जैसे क्या लिखा है, साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ भारत के लोगों में आंदोलन क्यों किया, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो
बड़ा लॉजिकल पॉइंट लगाइएगा। क्वेश्चन को देखा जाए तो बड़े आनंद के साथ करना चाहिए। भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि 1999 के अधिनियम के कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाए। एक छोटी सी बात सोचो, इमेजिन करिएगा, साइमन कमीशन कब आया था? आपको इतना ही नहीं पता तो बड़ी घबराहट होती हो जाएगी 1927 में, और 1919 की समीक्षा करने के लिए ही आ रहा था। ये जब 1919 में विद्रोह, एक बात सोचो, इमेजिंग करिएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो ही जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। उसके बाद साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की। जब साइमन, दिमाग लगाओ, जब साइमन कमीशन पेश ही नहीं हो पाया तो भैया सिफारिश कैसे कर दी उसने? तुम्हारे घर पे कोई रिश्ता लेके आए नहीं, तुम विवाह कैसे कर लोगे बिना रिश्ते के भाई? तो यानी यहां पे ये भी है रॉन्ग। अब देखो बड़ा मजा आ जाएगा। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये आपको जानकारी है या नहीं है? वन टाइम के लिए इसको स्टॉप कर लेते हैं कि ये आंसर सही हो सकता है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। अब एक छोटी सी बात सुनो, साइमन कमीशन 1927, विभाजन का 1947, भैया सुझाव कौन देगा? 1940 के बाद स्टार्टिंग हुआ नहीं हुआ? तो यानी तुमने क्या करा, ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या बनेगा? सी इज राइट आंसर। इसका मतलब तुमने इसमें कोई नॉलेज नहीं लगाया, दिमाग लगाया। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो वहां चीजों को समझ में आ पा रहे होंगे कि हाँ कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने बताया जब एबीसी आ जाए या ऑप्शन 1 2 3 आए, जब भी हम आंसर करेंगे, ये मेरा प्रण है एलिमिनेट करने के तरीके से। बस थोड़ी सी टेक्निक को सीखना, इस तरीके से मैं सारे प्रश्न आपको मैं करा दूंगा और यहां से मजा भी आ जाएगा। देखो यहां से आपको इंटरेस्ट आना चाहिए जब हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया है, भारत में बाघ संरक्षण जो टाइगर रिजर्व है 1973 में चलाया गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। बाघ और उनके आवासों की रक्षा के लिए 1973 में भारत में प्रोडक्ट टाइगर लेके आए। आपको जानकारी है नहीं है, मैटर नहीं करता। आगे चलते हैं। भारत में दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद अगर देखा जाए, भारत में सभी, आय हाय, इस वर्ड ने ध्यान रखना क्या कर दिया, प्रश्न का लहजा चेंज कर दिया। सभी बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित होते हैं भैया। तो फिर अंतर क्या होगा? नेशनल पार्क में अंतर क्या होगा? अभ्यारण्य क्या होंगे? वन्य जीव क्या होंगे? अंतर है ना, डिफरेंट। जहां पर परमिशन होती है, कहीं परमिशन नहीं होती है। तो सभी की बात नहीं कर रहा है, कुछ में ऐसा किया गया है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे तमिलनाडु में देखेंगे, मेघालय में देखेंगे, कुछ ऐसे अभ्यारण्य वहां अनुमति नहीं है। तो यहां इस वर्ड ने क्या किया, इस वर्ड के होने से क्या हो गया, ये रोंग हो गया। अब इस वर्ड के रोंग होने से मेरे बच्चों तीसरा रोंग है, क्या करेंगे? खल्लास कर दो, इसको भी खल्लास कर दो। आंसर क्या बनेगा? इज राइट आंसर। देखिए इससे क्या चल रहा है, इससे ये चल रहा है, पता सारे क्वेश्चन 21-22 यूपीएससी के आए हुए हैं, देखिएगा। और मैं हंसते हंसते इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ जाओ कि आपको ज्ञान से ज्यादा स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। आइएगा और क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि ये सारी कहानी आपको दिमाग में जब हो पाएगी, जब मजा आएगा आपको। देखो क्या लिखा, तटीय क्षेत्रों में तुलना में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक होती है। कारण क्या है, ये आपके बारे में चर्चा पूछने का प्रयास कर रहा है। The annual range of the temperature in the interior of the continents is the high compared to the coastal areas. What is the region? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। किसी एक लहजे को तुम्हें पकड़ना है और मजा यहां से आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, थल और जल के बीच ऊष्मीय अंतर। भाई बिल्कुल सही बात है, थल और जल के बीच में तापमान में अंतर होता है। दिमाग लगाओ, पहले ध्यान रखना। अगर आपने देखा भी होगा कि भाई जल आपास में है तो वहां ठंडी हवाएं चलती हैं, नॉर्मली बात है, सही होगा। पहला सही होगा तो आप ये सोचो कि यहां पे पहला सही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। महाद्वीपों और महासागरों के बीच में ऊंचाई में भिन्नता। देखिए अब यहां पे तापमान के होने की वजह से ध्यान रखना, बीच में ऊंचाई में भिन्नता होती है, लेकिन तापमान में डिफरेंट बात कर रहा है ना कि उसकी। तो ये क्या है, दूसरा रोंग हो चुका है। और दूसरा रोंग होते ही आनंद आ जाएगा। कैसे आएगा आनंद? दूसरा रोंग होते ही ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या? इज राइट आंसर। खल्लास इसे कहते हैं टेक्निक। तो इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर पीवाईक्यू करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ध्यान रखना मारे जाओगे। आइएगा यहां से इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं, मजा यहां से आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ देखेगा। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन देखेगा और बहुत मजा। क्या जीएसटी का रहा, हमको पता ही है जीएसटी हमारे इंडिया में क्यों आया। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। देखो बहुत इंटरेस्ट क्या बता रहा हूं, आप इस प्रश्न को बिना पते कर लोगे, बस दिमाग रखना अपने आप में। क्या लिखा देखो, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने में संभावित क्या लाभ है, ये आपसे पूछा गया। पहला, कई प्राधिकरण एवं एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित करेगा और इस प्रकार से भारत में एकल बाजार निर्माण करेगा। ये बात
अकॉर्डिंग टू नॉलेज तो ठीक है, लेकिन आपको जानकारी है नहीं कि सही गलत है, तो हम कैसे करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। भारत के चालू खाता जो करंट अकाउंट है काफी कम कर देगा, क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाने में सक्षम करेगा। सोचिएगा इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन बट अभी इसको चलते हैं आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, भारत की अर्थव्यवस्था विकास और आकार में अत्यधिक, आय हाय, देखो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, इस बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड जो होते हैं बड़े खतरनाक वर्ड होते हैं, इन पर ध्यान देना। देखिए अब क्या होगा, अत्यधिक वृद्धि करेगा और निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाएगा। क्या धौंस दे रहा है या फिर ये दबाव दिला रहा है, बताइएगा। यानी इससे ये चलता है पता कि ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है जीएसटी को कि खतरनाक स्थिति हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे थर्ड क्या है, थर्ड इज रोंग। और ये थर्ड अगर रोंग है तो मेरे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कैसे करते हैं, आप खुद देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या होगा, एज राइट आंसर। यानी हम ये कैसे हैं, कह सकते हैं कि एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है। अगर ये आ गया तो आप ये सोच के चलिएगा, आप लगभग 20 से 25% अपनी नॉलेज को गेन भी कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा करके आएंगे। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है आप क्या करिएगा, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पर डे आप रात को मैं 8:45 पे लाइव आता हूँ, एमसीक्यूज को लेके, पीवाईक्यू को लेके, एडवांस क्वेश्चन को लेके वहाँ आने का प्रयास करें। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आप कम से कम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगा के जाइएगा, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक संचार बन जाएगा कि हाँ प्रश्न कैसे करते हैं। कैसी लगी सीरीज, कैसा लगा ये स्ट्रक्चर, एक बार कमेंट करिएगा। मिलते हैं रात को 8:45 पे, आइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।